हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज यानी संसाधन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्लास 6 की पूरी ज्योग्राफी खत्म कर ली है, उसके सिलेबस को कवर कर लिया है। क्लास 7 के भी ज्योग्राफी के सिलेबस को हमने कवर कर लिया है। क्लास 8 की ज्योग्राफी आपकी बची हुई थी, इसलिए आज से मैंने क्लास 8 की ज्योग्राफी भी स्टार्ट करी है। क्लास 8 की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है रिसोर्सेज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और साथ ही हम एमसीक्यू के सेशन को भी कनेक्ट करते जाएंगे, क्योंकि अब आपको एमसीक्यू का सेशन अलग से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसके साथ ही जोड़कर एमसीक्यू का सेशन आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कैसे कैसे रिसोर्सेज का हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उन सब ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं ना। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है और साथ ही इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू के सेशन इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स होता क्या है ना? एनीथिंग दैट हैव सम यूटिलिटी टू सेटिस्फाई आवर नीड, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको हम यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, किस लिए? अपनी नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, वो क्या होता है? रिसोर्स होता है। संसाधन क्या होता है? कोई भी वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है ना, वो किसी भी तरह से हो, किसी के विचार हो, है ना, ये कोई चीज हो, है ना, कोई रॉ मटेरियल हो, कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो जिससे हमारी जरूरत पूरी हो रही है, हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है, वो क्या है? वो रिसोर्स है, वो संसाधन है ना, जिससे हमारी जो रोजमर्रा की जो जरूरत है, जो हमारी जो जिंदगी है, जो हमारी लाइवलीहुड है, वो बहुत ही स्मूथफुली चल रही है ना। तो रिसोर्स क्या होते हैं? जिससे हमारी जरूरत पूरी होती है, वो हमारे लिए रिसोर्स होते हैं। अलग अलग तरह के रिसोर्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, प्रकार देखने को मिलेंगे, वो आप सब देखते हुए आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अब जो हम खुद इंसान है, ये क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसे भाई? तो देखिए क्या होता है ना कि हमारे जो विचार है, हमारे ज्ञान है, जो हमारे कौशल है, वो दूसरों के काम आते हैं। तो वो जब दूसरे हमारे विचारों को सुनते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, उनमें क्या होता है? बदलाव आता है। हम अपने ज्ञान को क्या कर रहे हैं? जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं एज अ रिसोर्स काम कर रही हूँ, मैं एक संसाधन के रूप में आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो मेरा पढ़ाया हुआ लेक्चर है वो आपको आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। इसको हम कहते हैं रिसोर्स। यानी रिसोर्स एक मानव भी हो सकता है, जब वो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपने ज्ञान को बांटता है। हम क्या कहते हैं कि जितना ज्यादा आप पढ़ाओगे, है ना, ज्ञान बांटने से क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है ना। तो क्या है कि मैं आपको अपना ज्ञान दे रही हूँ, आप अपना ज्ञान किसी और को दोगे, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो। तो टीचर बनोगे तो आप भी तो अपने ज्ञान को बांटोगे। तो ये एक सर्कल है ना। तो एक सर्कल क्या है? एक रिसोर्स की तरह काम कर रहा है कि एक पर्सन अपने ज्ञान को, अपने विचारों को, जैसे एक पर्सन है जो अपने विचारों को यहाँ पहुंचाया, इसने कुछ लिया और ये अपने अपने विचारों को कुछ ऐड करके फिर दूसरे तक पहुंचाया, फिर इसमें भी अपना विचार और दूसरे विचारों को ऐड किया, फिर दूसरे। तो ये सर्कल है, ये घूमता है ना। ये आपके विचार जो है ये एक संसाधन की तरह काम करते हैं और किसी के लाइफ को अच्छा बनाने में काम करते हैं, और जिससे क्या होती है? उनकी नीड सेटिस्फाइड होती है, उनको वो उसको यूटिलाइज करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये होता है रिसोर्स, है ना। तो रिसोर्स बहुत प्रकार के होते हैं, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। अब टाइम एंड टेक्नोलॉजी का रोल क्या है रिसोर्सेस में? समय और प्रौद्योगिकी। देखिए जैसे जैसे टाइम बदल रहा है ना, आपके क्या होता है? आपकी जीवन शैली जो है वो परिवर्तित हो रही है, आपके लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आ रहा है। कैसे आ रहा है? अब देखिए क्या होता था कि पहले क्या होता था कि जो आप मसालों का एग्जाम्पल ले लो, है ना, तो मसाले कैसे होते थे? सील पर पीसे जाते थे, है ना।
तो क्या होता था, टाइम टेकिंग था, मेहनत भी लगता था। लेकिन अब मिक्सर आ गया है ना, मिक्सर ग्राइंडर आ गया है घर में, तो वो टाइम की भी बचत हो रही है। टेक्नोलॉजी आने से क्या हो गई है, चीज़ें आसान हो रही हैं। तो जो आपकी रिसोर्सेज हैं वो टाइम एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत हद तक क्या करती है, निर्भर करती है। इसीलिए टाइम एंड टेक्नोलॉजी यानी समय एंड प्रौद्योगिक एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जैसे टाइम एंड टेक्नोलॉजी प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन अ चेंजिंग सब्सटेंस इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज, है ना। और ये क्या है, दीज टू फैक्टर आर रिलेटेड टू नीड ऑफ द पर्सन। जैसे जैसे टाइम बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना। पहले क्या होती थी, सबसे पहले क्या हुई, व्हील था, है ना। व्हील से क्या पता था कि आज हम एरोप्लेन में चलने लगेंगे। पहले तो व्हील का डिस्कवर हुआ, फिर बैलगाड़ी आई, है ना, फिर कार आई, फिर बस आई, ट्रेन आई, है ना, फिर एरोप्लेन आया। तो कितना देखिए, कितनी टेक्नोलॉजी, टाइम भी बढ़ा, उसके साथ टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट हुआ। और क्या हुआ, आपकी रिसोर्सेज बहुत अच्छी होने लगी, बहुत यूजफुल रिसोर्सेज आपके सामने आने लगी। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसे आग की खोज ने खाना पकाने का विचार दिया। जैसे आग की खोज, पत्थरों को क्या होता, पहले जो आदि मानव थे वो दो पत्थरों को टकरा के क्या करते थे, फ्रिक्शन होता था, फ्रिक्शन से, घर्षण के कारण क्या होता था, आग पैदा होता था। उन्हें क्या पता था कि आज आग का इतना ज्यादा यूज होने लगेगा, है ना। पशुओं को पालने से, अब पशुओं को पालने से परिणाम स्वरूप हमारी कृषि आसान हो गई, ठीक है। पहियों के आविष्कार से परिवहन के विभिन्न संसाधनों का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। और जल विद्युत उत्पादन की तकनीक के परिणाम स्वरूप तेज गति से बहने वाले पानी में मौजूद ऊर्जा का सफलतापूर्वक उपयोग किया जाने लगा। तो ये सब आप एग्जाम्पल के रूप में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप टाइम एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातों को आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपकी एनसीईआरटी 3 तरह के संसाधन बताती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। याद रखिएगा, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज मानव द्वारा निर्मित, है ना। और एक ह्यूमन भी क्या है, इटसेल्फ है रिसोर्सेज। ह्यूमन जो है, हम मनुष्य एक अपने आप में रिसोर्स है। एक तो नेचर ने बना के रिसोर्सेज दे दिया, है ना, जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, नेचर ने बनाया। एक हमने बनाया, और एक हम भी खुद अपने आप में रिसोर्सेज है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारी विचार, हमारी ज्ञान क्या है, एक रिसोर्स की तरह काम करती है, ठीक है। तो 3 प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, है ना, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। अब तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज को देखेंगे। What is natural resources? The resources which are drawn from nature and used without much modification are known as natural resources. Natural resources क्या है? वो resources जो कि क्या है, वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होती है, जो हमें नेचर से मिलता है ना, जो हमें नेचर से मिलता है और बिना किसी परिवर्तन के, बहुत ज्यादा आपको उसमें परिवर्तन नहीं करना, आप उपयोग करते हो। जैसे हवा का उपयोग कैसे करते हो, सांस लेने में। तो क्या आप हवा को प्यूरिफाई कर रहे हो, नहीं ना। बिना किसी ज्यादा उसमें फेर बदल किए हुए, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, आप नेचुरल रिसोर्सेज का जब आप यूज करते हो, मिट्टी, है ना, मिट्टी इज अ टाइप, सॉइल इज अ टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। तो प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जिसमें हम बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, उसको हम डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, है ना। तो ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है ना। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उसको हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूज। अब नेचुरल रिसोर्सेज का एक पहला आपको पार्ट मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ यूज के बेसिस पर, है ना, प्रयोग के बेसिस पे, है ना। तो 2 तरह के आपको रिसोर्सेज पढ़ने हैं, एक है एक्चुअल रिसोर्सेज जिसको वास्तविक संसाधन कहते हैं, और दूसरा होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभावित। अब आप इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ यूज पूछ दे आपसे एग्जाम में कि यूज के बेसिस पर आपको रिसोर्सेज के नाम बताने हैं, क्या आपको स्टेटमेंट में दे देगा, असर्शन एंड रीजन में, कि यूज के बेसिस पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं और पोटेंशियल रिसोर्सेज करते हैं। अगर आपको यूज के बेसिस पे नहीं पता होगा तो आप वहां पे गलत कर दोगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज यानी प्रयोग के बेसिस पर 2 तरह के संसाधन होते, एक होता है वास्तविक, दूसरा होता है संभावित। अब वास्तविक नाम से क्लियर है, जिसका आप यूज कर रहे हो, जिसकी मात्रा आपको पता है। मुझे पता है कि मुझे पता है कि ये 1 लीटर का बॉटल है ना,
ठीक है। अब 1 लीटर का बॉटल है, इसमें तेल है ना, तो मुझे पता है कि 1 लीटर का बॉटल है और इसमें 1 लीटर ही तेल है, तो मुझे इसकी मात्रा पता है, तो उस हिसाब से मैं इसका क्या करूंगी, यूज करूंगी, इसकी मात्रा मुझे पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो कि मुझे पता है कि यहाँ पर क्या है, तेल का यहाँ पे खदान है, ठीक है, लेकिन मुझे इसकी मात्रा नहीं पता है, तो मैं अभी इसका यूज नहीं कर रही हूं। तो ये होता है पोटेंशियल रिसोर्सेस और ये होता है एक्चुअल रिसोर्सेस, जिसकी मात्रा आपको पता है ना। तो जिसकी मात्रा पता है यानी एक्चुअल रिसोर्सेस, वास्तविक रिसोर्सेस, और आप उसका यूज कर रहे हो। और जिसकी मात्रा नहीं पता है, हो सकता है आप वर्तमान में जाके, आप फ्यूचर में जाके उसकी मात्रा का आपको ज्ञात हो, और वो पोटेंशियल रिसोर्सेस किस में चेंज हो जाएगा, एक्चुअल रिसोर्सेस में। देखिए सॉरी, वास्तविक संसाधन वो संसाधन है, देखिए एक्चुअल और सबसे पहले एक्चुअल को आप समझिए कि एक्चुअल रिसोर्सेस यानी वास्तविक रिसोर्सेस वह संसाधन है जिसकी मात्रा आपको पता है, ज्ञात है। जैसे जर्मनी के रूहर क्षेत्र में कोयले के प्रचुर भंडार, एग्जाम्पल याद करिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जर्मनी के आपकी एनसीईआरटी इस एग्जाम्पल को दे रही है कि जर्मनी के रूहर क्षेत्र में कोयले का प्रचुर भंडार है, और ये जर्मनी को पता है और जर्मनी उसका यूज कर रहा है, तो ये एक्चुअल रिसोर्सेस है, ये वास्तविक रिसोर्सेस है। जैसे हमें पता है कि महाराष्ट्र के दक्कन के पठार में है ना, डेक्कन प्लेट्यू में आपकी काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में है, तो उसका यूज हम कर रहे हैं, तो हमें पता है उसकी मात्रा कितनी है, तो उस हिसाब से हम उसकी यूज कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल रिसोर्सेस। लेकिन पोटेंशियल रिसोर्सेस वो होता है, वो संसाधन होता है जिसकी पूरी मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और जिसका वर्तमान समय में उपयोग नहीं किया जाता, यानी प्रेजेंट में हम उसका यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमें उसकी मात्रा नहीं पता है। मुझे नहीं पता है कि वो कितना है ना, उसे हम संभावित संसाधन के रूप में जाना जाता है। अब ये पोटेंशियल रिसोर्सेस हो सकता है आगे चल के फ्यूचर में एक्चुअल रिसोर्सेस बन जाए, है ना, हो सकता है बन जाए। तो अगर आपसे क्वेश्चन है कि क्या पोटेंशियल रिसोर्सेस चेंज हो सकता है एक्चुअल रिसोर्सेस में, तो यस, इट शुड बी चेंज, है ना, ये हो सकता है, ये होना चाहिए, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब क्या है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज की अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए, तो जैसे लद्दाख में हमें क्या पता है कि यूरेनियम का बहुत ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन वो क्या है, एक पोटेंशियल रिसोर्सेज है, क्योंकि उसका हम अभी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि उसकी मात्रा कितनी है, ठीक है। तो ये एक्चुअल एंड पोटेंशियल यानी संभावित और वास्तविक आपको संसाधन के बारे में समझ में आया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ यूज हमने पढ़ा। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, है ना, ओरिजिन उत्पत्ति के, ओरिजिन यानी उत्पत्ति, है ना, के आधार पर भी दो आपको पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेज। एक होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक, ये आपने पढ़ा है ना। एबायोटिक यानी अजैविक, बायोटिक यानी जैविक। एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग व्हेल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग। यानी एबायोटिक किससे रिलेटेड, एबायोटिक, ए आ गया यानी नॉन लिविंग, यानी ये आप निर्जीव की बात कर रहे हैं, और बायोटिक यानी लिविंग यानी सजीव की बात कर रहे हैं। अब ए बायोटिक का एग्जांपल क्या आ जाएगा, जो निर्जीव है, जो नॉन लिविंग है, सॉइल, रॉक एंड मिनरल। और बायोटिक में आ जाएगा आपके प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल क्या है, लिविंग है, सजीव है, जिसमें जान है, और इसमें जान नहीं है, सॉइल में कोई जान नहीं होती, रॉक में, मिनरल्स में जान नहीं होती है। यानी ए बायोटिक को हम बोलेंगे अजैविक और बायोटिक को हम बोलेंगे जैविक। अजैविक संसाधन निर्जीव होते हैं जबकि जैविक संसाधन सजीव होते हैं। मिट्टी, चट्टान और खनिज अजैविक है, जबकि पौधे और जानवर जैविक संसाधन है। आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, वाटर आ जाए, सॉइल आ जाए, एयर आ जाए, मिनरल्स आ जाए, लाइट आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ए बायोटिक यानी अजैविक, और ये नॉन लिविंग होते हैं। और बायोटिक यानी लिविंग, इसमें आपके जितने भी हो गए, प्लांट हो गए, ये फंगस हो गई, बैक्टीरिया हो गई, एनिमल हो गए, ये लिविंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देख लिया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ क्या देख लिया, यूज देख लिया। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यानी आपको डिस्ट्रीब्यूशन मतलब, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपको कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे देखेंगे कि ubiquitous and localized resources, resources that are found everywhere। जो resources यानी सर्वव्यापी और स्थानीयकृत। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है,
सर्व, जैसे हम बोलते हैं ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है, आपको सारे जगह आपको ईश्वर मिलेंगे, है ना। आपको भगवान जो है वो चारों तरफ है। उसी तरह रिसोर्सेज की बात करें, संसाधन की बात करें जो हर जगह पाया जाएगा, उसको द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर वी ब्रीथ। अब एयर क्या है, आपको हर जगह मिलेगा, जिसको हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, जिस हवा को हम सांस लेते हैं वो आपको हर जगह मिलेगा। तो एयर इज अ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज विच कम अंडर, क्या होगा, यूबीक्यूटियस, है ना। यूबीक्यूटियस यानी सर्वव्यापी है, यानी हवा क्या है, सर्वव्यापी है, हर जगह मिल रहा है। और दूसरा है लोकलाइज्ड, जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे मिलेगा, है ना। बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन अ सर्टेन प्लेस, जो ऐसा मतलब रिसोर्स है जो कि आपको कोई फिक्स जगह पे मिलेगा, आपको हर जगह नहीं मिलेगा, सर्टेन प्लेस, कोई एक फिक्स जगह पे मिलेगा, उसको हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कॉपर, कॉपर आपको हर जगह, कॉपर जो मिनरल्स है, जो खनिज है, वो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। आयरन और हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, है ना। जैसे आपको काली मिट्टी, काली मिट्टी आपको अगर देखा जाए तो आपको जितना भी ये महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में, तो वो उसके वहां के लिए क्या हो गया, लोकलाइज्ड हो गया, वो हर जगह नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मसाले कहाँ मिलते हैं, तो मसाले आपको ज़्यादातर कहाँ दिखेंगे, आपको इधर केरला वाले एरिया में दिखेंगे, तो वो वहाँ के लिए लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हो गया, है ना। तो जो कहीं कहीं मिल रहा है, हर जगह नहीं मिल रहा है, वो लोकलाइज्ड हो गया, वो स्थानीकृत हो गया। जो हर जगह मिल रहा है वो सर्वव्यापी हो गया। समझ में आया, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऑन द वे क्यों होता है, क्योंकि हर जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होती है, जलवायु प्रभावित करती है, आपकी टेम्परेचर प्रभावित करती है, आपकी जो रेनफॉल है, वर्षा है, वो प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यू और रिप्लेस्ड क्विकली, दैट इज सोलर एंड विंड। ऐसे रिसोर्सेज, नवीनीकरण संसाधन उसे हम कहते हैं जो कि शीघ्रता से नवीनीकृत या पुनः पुनः पूर्ति हो जाती है, जैसे सौर या आप पवन ऊर्जा, ये जो कभी खत्म नहीं होगी, है ना। रिन्यूएबल रिसोर्सेस उसको हम बोलते हैं जो कि खत्म नहीं होगी, जैसे आपकी सनलाइट होगी, सौर ऊर्जा हो गई, है ना, आपकी सोलर एनर्जी होगी, जैसे आपकी हवा होगी, जो आपकी खत्म नहीं होगी, और उसको आप जल्दी से आप क्या कर सकते हो, रीगेन कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो, है ना। जो शीघ्रता से नवीनीकृत किया जा सकता है, पुनः पूर्ति की जा सकती है उसको। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, जो कि एक बार खत्म हो गया तो उसको आप दोबारा से जल्दी से नहीं ला सकते हो, जैसे कोल एंड पेट्रोल। कोल एंड पेट्रोल को बनने में बहुत लाखों साल, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, है ना। बहुत सालों बाद ये बनते हैं, तो आप इसको जल्दी से रिकवर नहीं कर सकते हो। दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड स्टॉक and once exhausted may take thousands of years to renew, that is coal and petrol। अब coal and petrol आप जाते हो, आप जो पेट्रोल पंप है, आप जाते हो, पेट्रोल लेते हो, और आपकी गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह जाती है और पेट्रोल खत्म हो जाता है, धुएं में उड़ जाता है। अब बताओ उस धुएं से आप पेट्रोल बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते हो, है ना। तो गैर नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, यानी लिमिटेड है ना। आप जैसे, आपको मैं पानी की बात करूं, क्यों पानी की बात कर रही हूँ, क्योंकि पानी देखिए आने वाले समय में आपकी जो फ्रेश वाटर है वो ख़त्म हो रही है, बहुत लिमिटेड बची है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। तो आपको उन सब वो चीज़ें जो लिमिटेड है, जो सीमित मात्रा में है, उसका आपको उपयोग भी बहुत ही सावधानी से करना है। ठीक है, कोयला एंड पेट्रोल आपके किस में आ जाएगा एग्जाम्पल में, गैर नवीनीकरण में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश हो रही है। जैसे मिनरल्स आपके खत्म हो गए, है ना, कोयले, फॉसिल फ्यूल्स अगर खत्म हो गए तो आप इसको रिगेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज देखा था, उसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्सेज देखा था, देन हमने क्या देखा था, हमने देखा था ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हम सेकंड पार्ट पर आ चुके हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन बनाता है, मनुष्य मानव द्वारा निर्मित, यानी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर नहीं देता, हमें प्रकृति नहीं देती, ह्यूमन बीइंग हैव यूज्ड देयर इंटेलिजेंस टू मैन्युफैक्चर देम
for their own use, for example including vehicle, building, roads and telephone। यानी कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारे मनुष्यों द्वारा निर्मित है ना, और अपने इंटेलिजेंट, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मानव ने अपने यूज के लिए बनाया है, अपनी नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए बनाया है, वो होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन हमें प्रकृति द्वारा प्रदान नहीं की जाती है, मनुष्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके उन्हें अपने उपयोग के लिए निर्मित किया है। जैसे उदाहरण में जो आपको बड़ी बड़ी आपको इमारतें दिख रही हैं, वो किसने बनाया है? एक मनुष्य ने बनाया है। सड़कें हो गई, परिवहन हो गया, परिवहन के साधन हो गए, टेलीफोन हो गए, ये हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, और ये मानव द्वारा निर्मित है, ह्यूमन मेड है, मैन मेड है, मानव निर्मित है। समझ में आया? तो ये दूसरा टाइप था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये सब चीज़ें क्या है, मैन मेड है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। अब ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दोनों में अंतर है। यहाँ पे मेड नहीं लिखा है, ये क्या है, यहाँ पे सीधे ह्यूमन रिसोर्सेज है, यानी मानव संसाधन। यानी ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड पीपल हु serve us in any way, your teacher, doctor, carpenter, cobbler etc are the human resources। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पहले स्लाइड में क्या बताया था कि जैसे हम अपने ज्ञान का क्या करते हैं, ज्ञान को बांटते हैं, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो ज्ञान जो हम एक ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, किस फॉर्म में करेंगे, टीचर करेगा, है ना। हम किसी का इलाज कर रहे हैं, तो इलाज कर रहे हैं तो वो डॉक्टर करेगा। तो इलाज करना किसी मरीज का, उसको ठीक करना एज अ रिसोर्स की तरह काम आएगा, तो डॉक्टर जो हो गया। जैसे हम छोटे क्लासेस में कम्युनिटी हेल्पर्स को पढ़ते हैं, कम्युनिटी हेल्पर जो आपके कारपेंटर हो गए, कोबलर हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, टीचर हो गए, पुलिसमैन हो गए, ये क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्सेस है। ये क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। डॉक्टर अब क्या करते हैं, मरीज का इलाज करके लोगों को ठीक कर रहे हैं, वो भी एक रिसोर्सेस है। कारपेंटर आपके घर में फर्नीचर बना रहा है, वो भी एक रिसोर्सेस है। कोबलर क्या कर रहा है, आपके लिए शूज बना रहा है, वो भी एक रिसोर्सेस है। तो ये अपने आप में एक रिसोर्सेस है ना। मानव संसाधन वे लोग शामिल है जो कि किसी भी तरह से हमारी सेवा करते हैं, है ना। जैसे आपके शिक्षक, डॉक्टर, बढ़ई, मोची आदि मानव संसाधन होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रेफर टू, अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रेफर टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे बिकम मोर यूजफुल देन बिफोर एंड दे आर बेटर रिसोर्सेज। अब क्या है कि मानव संसाधन विकास से तात्पर्य क्या है। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तात्पर्य के कौशल में सुधार, यानी आपको स्किल डेवलपमेंट कराना है। आपको कोई चीज ऐसी सिखानी है कि आप स्किल्ड रहो, आप में कौशल में सुधार हो, ताकि पहले से अधिक उपयोगी बन सके। अब देखिए क्या है कि आपको मैं बताऊं कि पढ़ा सब लोग सकता है ना, पढ़ा सब लोग सकता है, मैं आप घर के सभी लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप बीएड क्यों करते हो? तो बीएड से आप स्किल्ड टीचर बनते हो, आपको तरीका बताया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है, आपको बताया जाता है कि आपको बच्चों के साथ डील कैसे करना है, आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, आपको सीडीपी पढ़ाया जाता है कि हाउ टू डील विद ईच एंड एवरी चाइल्ड। हर बच्चा क्या है, हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, तो किस तरह से डील करना है। तो आपको स्किल्ड बनाने का काम बीएड करता है, डीएलएड करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से तात्पर्य ये है कि आपको क्या बनाना, आपको स्किल्ड बनाना, आप उस चीज का आप अधिक से अधिक क्या कर सको, उपयोग कर सको। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट, आप कम्युनिटी रिसोर्सेज, जो कि आपकी किसी न किसी तरीके से सेवा कर रहे हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। अब रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करेंगे, संसाधन संरक्षण कैसे करना है। देखिए कोई भी चीज़, रिसोर्स जो है, कुछ रिसोर्सेज जो है कि जो अनलिमिटेड है, लेकिन बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज है, संसाधन है जो कि बहुत ही कम मात्रा में बची है, और हमारा एक मनुष्य होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें हर संसाधन को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है, बर्बाद नहीं होने देना है, और बहुत ही ढंग से यूज करना है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है,
हमारी, उसका क्या करें, उपयोग कर सके। हो सकता है कि हमारे बच्चे जो भविष्य में आए उनको पीने के लिए पानी ना मिले, पानी को उन्हें खरीदना पड़े, नहाने के लिए भी पानी खरीदना पड़े, तो सोचो उन पर क्या बीतेगी। ठीक है, तो यही है, ये रिसोर्स का कंजर्वेशन कैसे करना है। तो संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, यानी बहुत ही केयरफुली आपको प्रयोग, ताकि वे जल्दी खत्म ना हो। ठीक है, अब इस टर्म को लास्ट में मैंने बताऊंगी कि उसको कहते क्या है। आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधनों की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हम ही सर्वे पर ही है, हम ही को सब कुछ चाहिए। आने वाले लोगों के लिए भी तो आप छोड़ोगे। जैसे आपके फादर क्या करते हैं, आपके फादर जो है घर में, या कोई भी फादर क्या करता है, अपने बच्चों के लिए पैसे बचा के रखता है, कि सिर्फ हम ही तो है नहीं, जब बच्चे हो जाते हैं ना तो फादर अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं, ताकि हमारे बच्चे भी अपनी जिंदगी जी सके। सेम उसी तरह आपको संसाधन के रूप में भी सोचना है कि संसाधन को आपको ऐसे यूज करना है कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसका यूटिलाइजेशन कर सके। लेकिन अगर हम उसे तेजी से उपयोग करेंगे तो वे खत्म हो सकते हैं, जिससे भविष्य के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। हमें संसाधन का इस तरह से संतुलित उपयोग करना है, संतुलित बैलेंस में यूज करना है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ऐसा यूज करना है कि आपकी जरूरत फुलफिल हो जाए और चीजें बर्बाद भी ना हो चाहिए, ताकि हम अपने जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ उनके भविष्य के लिए भी बचा सके। इस अवधारणा को सतत विकास कहते हैं। ये जो हमने पूरी यहाँ पे पढ़ी ना डिफिनेशन, ये है सतत विकास, जिसको दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि एग्जाम में कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सतत विकास क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है कि हमें रिसोर्सेज का बहुत ही केयरफुली यूज करना है, ताकि आने वाली जो भविष्य है, पीढ़ी है, उसका यूटिलाइजेशन कर सके। समझ में आई बात? चलिए, तो आई थिंक ये लास्ट टॉपिक था। उसके बाद चलिए हम एमसीक्यू के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ एमसीक्यू के सेशन को पढ़ लेंगे, आपका एक क्विक रिवीजन होगा, आपको किस हद तक चैप्टर समझ में आया वो यहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब कोल कैसा एग्जाम्पल है? कोल एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, गैर नवीनीकरण संसाधन। अभी जस्ट हमने पढ़ा है, ठीक है, गैर नवीनीकरण संसाधन है कोल, जिसको दोबारा से बनने में लाखों मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, रिसोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज, यानी पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित है। मतलब क्या है कि कहीं आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, कहीं कम मिलेगा, कहीं आपको कोयले के खदान मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं आपको हीरे के खदान, कहीं आपको सोने के खदान मिलेंगे, कहीं आपको चावल की खेती देखने को मिलेगी। तो ये सब किस पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है द डिफरेंट नेचर ऑफ नेचुरल कंडीशन। हर जगह जो नेचुरल कंडीशन है, हर जगह की जलवायु अलग है ना, हर जगह की मिट्टी अलग है, इसके कारण आपको रिसोर्स जो है हर जगह सामान्य देखने को नहीं मिलते। विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण आपको जो रिसोर्सेज हैं, में आई बात कि विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण पृथ्वी का संसाधन असमान रूप से वितरित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। अभी हमने इस चीज की बात करी कि संसाधनों का उपयोग आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता को संतुलित करना कहलाता है। यानी हम अपने रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए बचा के रखें, एक इस तरह से हम यूज करें ताकि क्या है कि आने वाली जो जनरेशन है, हमारी पीढ़ी है, उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से कर सके। उस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या बोलते हैं? हम सतत विकास कहते हैं। अभी हमने जस्ट पढ़ा है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको हम कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस चीज पे आप ध्यान रखिएगा कि ओरिजिन के बेसिस पर, यूज के बेसिस पर, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज को बताना होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड। ओरिजिन के बेसिस पर यानी उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को डैश और डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो उत्पत्ति के दृष्टि से क्या था आपका? बायोटिक और ए बायोटिक, यानी बायोटिक एंड एबायोटिक, जैविक और अजैविक है ना। जैविक में, बायोटिक में क्या आता है? लिविंग, है ना, जैसे लिविंग में प्लांट एंड एनिमल। एबायोटिक में नॉन लिविंग, जैसे
आपकी वाटर हो गई, सॉइल हो गई, रॉक हो गई, है ना, ये सब। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ यूज, अब देखिए यूज आ गया, एंड दिस डेवलपमेंट द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज डैश एंड डैश। ऑन द बेसिस ऑफ यूज पर बोला जा रहा है। अब यूज का क्या है कि यूज का हमने क्या पढ़ा था कि आपको मैंने दो बताया था। अभी आप इसमें बायोटिक वाला तो पढ़ लिए, रिन्यूएबल वाला भी पढ़ लिए, अब आपको बच गया इसमें एक्चुअल और पोटेंशियल होगा, या यूबिक्यूटियस हो जाएगा, या लोकलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने यूबिक्यूटियस में क्या बताया था कि जो हर जगह है ना, जो हर जगह मौजूद है, और लोकलाइज्ड में जो पर्टिकुलर जगह पे है ना, यानी सर्वव्यापी जो हर जगह है, स्थानीयकृत जो कहीं कहीं है। लेकिन मैंने एक्चुअल रिसोर्सेज में क्या बताया था कि जिसके यूज के बेसिस पे, एक्चुअल रिसोर्सेज में मैंने क्या बताया था, जो एक्चुअल रिसोर्सेज है यानी वास्तविक रिसोर्सेज जो है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जिसकी मात्रा आपको पता है और आप उसका यूटिलाइज कर रहे हो। जैसे हमने जर्मनी के एक एग्जाम्पल के बारे में बात की थी, हमने बात करी थी कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी है, तो उसके बारे में हमने बात की थी। लेकिन पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में हमने क्या बात करी थी कि जिसकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं है, जैसे लद्दाख में यूरेनियम है, उसके बारे में बात की थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड डेवलपमेंट, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ यूज। उपयोग और विकास के आधार पर वास्तविक और संभावित संसाधन होते हैं, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई स्पीड विंड, सोलर एनर्जी, बायो वेस्ट, etc were all considered a potential source of energy in the past, but today they are all example of। यानी आपको कहने का मतलब ये है, ये सब जो हाई स्पीड विंड हो गया, सोलर एनर्जी, बायो स्पीड, ये क्या था, ये पोटेंशियल सोर्सेज था। मैंने आपको क्या बताया था कि पोटेंशियल रिसोर्सेज जो आज है, जिसकी मात्रा हमें पता नहीं है, हो सकता है कि कल गए जाके उसकी मात्रा हमें पता हो और वो एक्चुअल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाए, है ना। जो आज पोटेंशियल है, जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल गए उसकी मात्रा हमें पता है, उसकी आवश्यकता पता होगा और हम उसका यूज करने लगे, तो पोटेंशियल रिसोर्सेस यानी कि जो आपका संभावित रिसोर्सेस है, वो कब कन्वर्ट हो जाएगा, वास्तविक रिसोर्सेस में। यानी यहाँ पे पोटेंशियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन पास्ट, जो पहले पोटेंशियल थी, है ना, यानी आपको यहाँ पर क्या है, संभावित स्रोत माना जाता था पहले, लेकिन अब वो क्या हो गया है, जैसे हाई स्पीड विंड हो गया, सोलर एनर्जी, ये अब पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल रिसोर्स के रूप में अब क्या किया जा रहा है, वास्तविक संसाधन हो गया है। ये पहले अतीत में क्या था, पोटेंशियल था, जिसको हम यूज नहीं कर रहे थे, जिसकी मात्रा नहीं पता था, लेकिन अब ये वास्तविक हो गया है, जिसका हम यूज करते हैं, जिसकी मात्रा पता है, वो एक्चुअल रिसोर्सेस होता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, है ना। वाटर किस लिए काम आता है, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो लाइट देगा, है ना, आपकी फैन चलेगी। रिक्शा आपको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएगी। ETC ऑल हैव समथिंग इज कॉमन, दे हैव बीन यूज्ड बाय द पीपल एंड हेंस दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ। यानी पानी, बिजली, रिक्शा आदि में कुछ समानता है, इसका उपयोग लोगों द्वारा किया जा रहा है और इसलिए ये सभी किसके उदाहरण है। अब आपकी जरूरत पूरी हो रही है ना, आपकी जरूरत पूरी हो रही है, लोगों द्वारा इसका यूज किया जा रहा है। ये तीनों चीजों पर आप ध्यान दीजिएगा, पानी, बिजली और रिक्शा। तो ये क्या है, क्या ये पेटेंट है, क्या ये स्किल है, क्या ये यूटिलिटी है या पोटेंशियल है। तो ये यूटिलिटी है, ये उपयोगिता है, जिससे आपकी नीड फुलफिल हो रही है ना, आपकी जरूरत फुलफिल हो रही है। दैट मीन ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को आप देखिएगा, नेम द टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच हैव कैपेसिटी और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस और रिन्यू क्विकली। यानी उस संसाधन के प्रकार का नाम बताइए जिसमें शीघ्रता से पुनः उत्पादन या नवीनीकरण की क्षमता का या योग्यता होती है। यानी किसको, यानी रीन्यूएबल रिसोर्सेज की बात हो रही है, जिसको आप जल्दी से नवीनीकरण कर सकते हैं, जैसे आपकी सोलर और विंड एनर्जी की बात हमने की थी, सौर ऊर्जा की बात हमने की थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रैंड मदर होम रेडीमी हैव नो कमर्शियल वैल्यू, है ना, बट कैन बी पेटेंटेड एंड सोल्ड टू बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू, है ना।
What exactly the meaning of the word patent from the following list of option? यानी दादी नानी के घरेलू नुस्खों का कोई व्यावसायिक मूल्य नहीं है, लेकिन उन्हें पेटेंट कराया जा सकता है और बेचा जा सकता है, जिससे वो आर्थिक रूप से क्या हो सके, मूल्यवान बनाया जा सके। विकल्पों की निम्न सूची में से पेटेंट शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है। तो पेटेंट शब्द का यूज़ आपको बताना है, इसमें आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो पेटेंट शब्द का होता है कि सेटिस्फाइड फॉर ह्यूमन नीड, यानी ऐसा शब्द पेटेंट जो कि किसी भी नीड को क्या करे, सेटिस्फाइड कर सके, है ना, यानी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर सके, किसी यहाँ पे होगा किसी पदार्थों की उपयोगिता या उपयोगिता का उपयोग करना, है ना, यूजेबिलिटी और यूटिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, इसको हम पेटेंट को बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन पर आ गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज डैश एंड डैश। अब डिस्ट्रीब्यूशन वाला आ गया, यानी वितरण के आधार पर, यानी कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है तो कहीं पर्टिकुलर क्षेत्र में ही वो देखने को मिलेगी। मैंने एक बताया था ना आपको कि जहाँ एक ऐसा रिसोर्सेज होता है जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं सर्वव्यापी, और जो कहीं कहीं देखने को मिलता है उसको बोलते हैं स्थानीयकृत। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर, है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए पर जाइएगा, यूबिक्विटियस एंड लोकलाइज्ड, यानी सर्वव्यापी और स्थानीयकृत संसाधन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के वर्गीकरण के आधार क्या है, यानी कैसे कैसे संसाधनों का हम वर्गीकरण करते हैं। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज करते हैं, बिल्कुल, ओरिजिन पर भी करते हैं, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर भी करते हैं, यानी सब, ऑल ऑफ दिस, यानी विकास और उपयोग का स्तर, उत्पत्ति के भी आधार पर, स्टॉक कितना है और वितरण कितना है उसके भी आधार पर। तो ये तीनों होगा, यानी ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि इन सब ये आधार है आपके संसाधनों का क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण करने का ये आधार है ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन कैन डिस्क्राइब एज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक मूल्यों का सर्वोत्तम उदाहरण कहा जा सकता है। आर्थिक मूल्यों यानी आपको आर्थिक इकोनॉमिक वैल्यू के दृष्टि से आप किसको बोलोगे, ब्यूटीफुल सनसेट। अब ब्यूटीफुल सनसेट देख के आप फील अच्छा कर सकते हो। रिसोर्सेज लाइक आयरन एंड मैग्नीशियम, बिल्कुल सही है। देखिए लोहे और मैग्नीशियम जैसे संसाधन क्या करते हैं, आपको पैसा कमाने में हेल्प करते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू के लिए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए क्या है, वैल्यूएबल है ना। आपके अफेक्शन फ्रॉम फ्रेंड एंड फैमिली, तो वो आपकी फीलिंग है। गुड वेदर के भी आप इसको फील कर सकते हो, है ना। लेकिन आपको इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए, है ना, आपको आर्थिक मूल्यों के आधार पर देखा जाए तो आयरन एंड मैग्नीशियम, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यानी लोहा एंड मैग्नीशियम जैसे संसाधन आपकी आर्थिक मूल्यों को क्या करती है, सर्वोत्तम उदाहरण में पाई जाती है। नेक्स्ट, नेम द टर्म दैट कैन कलेक्टिवली रिवर टू कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दैट सराउंड एन ऑर्गेनिज्म। यानी उस शब्द का नाम बताइए जो सामूहिक रूप से किसी जीव को घेरने वाली सभी जीवित और निर्जीव चीजों का संदर्भित करती है। यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग तो रह ही रहे हैं, साथ में आपके एंड नॉन लिविंग भी आपके रह रहे हैं, और उस एरिया को कहते हैं इन्वायरमेंट, उसको हम बोलते हैं पर्यावरण, है ना। तो यही चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, नेम द टर्म गिवन द रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन। उन संसाधनों को क्या नाम दिया गया है जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं और बिना अधिक संशोधन
के और बिना अधिक फेर बदल के आप उसका उपयोग करते हो तो वो होता है नेचुरल रिसोर्सेस, वो होता है प्राकृतिक संसाधन जिसमें आप ज़्यादा फेर बदल नहीं करते हो। आपकी हवा हो गई है ना, आपकी सनलाइट का आप यूज़ कर रहे हो, विटामिन डी आपको मिल रहा है, तो वो क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेस होता है, विदाउट मच मॉडिफिकेशन आप यूज़ करते हो। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमने साथ में एमसीक्यू के सेशन को भी कनेक्ट किया है इस बार, और सारे वीडियो आपको एमसीक्यू के सेशन के साथ ही मिलेंगे, आपको अलग से एमसीक्यू का सेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक अगर आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।